जय जय राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग। आज की कक्षा में बात करेंगे संस्कृत में हम अपना भविष्य अथवा कैरियर कैसे बनाएं। उससे पहले कुछ लोगों को बड़ा डाउट होता है, गुरुजी वर्तमान में क्या संस्कृत को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम संस्कृत को लेकर आगे बढ़ें और बीच में ही संस्कृत हमारी नौका को डुबो दे। ये बहुत गलत फहमी लोगों को हो गई है। देखिए वर्तमान में संस्कृत के प्रोफेसर, संस्कृत के मास्टरों की बड़ी डिमांड है। आप प्रोफेसर बनते हैं, आप शिक्षक बनते हैं, आप किसी गुरुकुल में जा कर के अध्यापन का कार्य करवाते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो संस्कृत को लेकर के आप आगे बढ़ते हैं और उसका लाभ होता है। एक बात और है, हम रटी रटाई चीज़ों को बिल्कुल नहीं मानते हैं, उनका हम बहिष्कार ही करते हैं, ये आप सब जानते हैं। हम तथ्य में बात करेंगे। देखिए संस्कृत में अगर आप कैरियर अपना बनाना चाहते हैं तो शुरू से ही आपको ध्यान देना पड़ेगा। अथवा आप संस्कृत में पीएचडी करना चाह रहे हैं, संस्कृत से आप प्रोफेसर बनना चाह रहे हैं, संस्कृत से आप शिक्षक बनना चाह रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, सारी चीज़ें आपको बताने वाले हैं। एक और बात है, कुछ कहेंगे गुरुजी हम तो भागवत कथा सीख रहे हैं, हमको क्या आवश्यकता है संस्कृत से पीएचडी करने की या संस्कृत से और पढ़ाई करने की। बहुत आवश्यकता है, बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। अगर आप चाहते हैं कि आप रटंतु वक्ता ना बने, और रटंतु वक्ता सिर्फ और सिर्फ समाज में गंदी चीज़ों को ही उत्पन्न करेगा, रटंतु वक्ता। लेकिन जो पढ़ेगा, बढ़िया से अध्ययन करेगा और समझ करके, कोई प्रसंग है जैसे वेणुगीत है तो वो सिर्फ रट करके नहीं, उसको समझ करके भी इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा समाज में, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, वो सब जानेगा, सब समझेगा, तथ्यों को पढ़ेगा। वो समाज में जब जाएगा, कथा कहेगा तो अलग ही भाव निकल करके आएगा। आइए हम विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए संस्कृत में हम अपना भविष्य कैसे बना सकते हैं। इसमें पहली चीज है, आप शिक्षक के तौर पर कार्य कर सकते हैं, शिक्षक के तौर पर, ठीक। इसके साथ ही साथ आप इसमें प्रोफेसर बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं? प्रोफेसर बन सकते हैं। ये दोनों सरकारी हैं ना, दोनों सरकारी हैं, गवर्नमेंट जॉब दोनों हैं, सरकारी पद पर आपकी नियुक्ति होती है। अब अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं संस्कृत विषय को लेकर के कि मैं संस्कृत का शिक्षक बनूंगा, तो आपको क्या करना चाहिए। आप जब 12वीं में पहुंचे या 10वीं के बाद आप 11वीं और 12वीं करना चाहते हैं, तभी आपको चाहिए कि आप संस्कृत विषय ले लें। जब आपका 12वीं कंप्लीट हो गया, आप पहुंचते हैं ग्रेजुएशन में, तो आपका होता है बीए, बैचलर ऑफ आर्ट्स। तो उसमें आप संस्कृत से पढ़ाई करें, संस्कृत प्रयास करें, ऑनर्स में हो तो अधिक लाभ होता है। यह बीए आपका 3 वर्ष का होता है, ठीक है ना, 3 इयर्स का बीए प्रोग्राम होता है। जैसे आपका बीए कंप्लीट हो जाता है, आपके पास एक मौका होता है कि आप इसके बाद ही मास्टर की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, एमए कहते हैं, मास्टर ऑफ आर्ट्स कहते हैं। इसे भी आप संस्कृत से ही करेंगे। आपने 12वीं में क्या किया, 12वीं में आपने संस्कृत से पढ़ाई किया, उसके बाद आपने बीए भी 3 साल का संस्कृत से पढ़ाई किया, आपका बेस अच्छा खासा मजबूत हो गया। उसके बाद आपने संस्कृत से मास्टर्स कर लिया, इसका लाभ आपको बहुत होने वाला है आगे। मास्टर करने के बाद अगर आपको यह है कि मैं प्रोफेसर नहीं, मैं स्कूल में पढ़ाऊंगा शिक्षक के पद पर रह करके, तो आपको तभी क्या करना चाहिए, बीएड कर लेना चाहिए। क्या करना चाहिए, आपको बीएड कर लेना चाहिए। यह बीएड जो होता है यह सरकारी भी होता है और प्राइवेट भी होता है। सरकारी में अगर आप करते हैं तो फीस थोड़ा सा कम लगती है, लेकिन सरकारी में करने के लिए आपके परसेंटेज अच्छे खासे होने चाहिए। मतलब एमए में आपका परसेंट लगभग 60 से ज़्यादा हो, तब आप बीएड सरकारी पाएंगे, सरकारी कॉलेज तभी आपको मिलेगा। कम परसेंट है तो आप प्राइवेट में करोगे, और प्राइवेट में लगभग फीस इसमें कहीं कहीं 60,000 लगती है और कहीं इससे ज़्यादा लग जाती है। मतलब 60,000 से ज़्यादा मान के चलेगा कि इससे ज़्यादा फीस आपकी लग जाएगी। टोटल 2 साल का होता है बीएड प्रोग्राम। कितने साल का होता है? 2 साल का होता है।
अब आपने अगर बीएड कर लिया है तो आपके पास बढ़िया अवसर है कि आप अब शिक्षक बन सकते हैं। बीएड करने के बाद ही आप प्राइवेट स्कूल में या सरकारी स्कूल में अतिथि शिक्षक के तौर पर काम कर सकते हैं। बीएड जैसे ही आपका हुआ, अतिथि शिक्षक की भर्तियां आई, आपने उसमें अप्लाई किया, आपका चयन हो जाएगा तो आप तुरंत योग्य हैं शिक्षक बनने के। आप अतिथि शिक्षक बन सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। उसके साथ साथ अब आप तैयारी भी कर सकते हैं गवर्नमेंट टीचर बनने की। उसके लिए एक परीक्षा होती है टेट, है ना, टीईटी, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, है ना। इस शिक्षक भर्ती की एक परीक्षा होती है जो कि आप बीएड के बाद दे सकते हैं। एक टेट होता है और एक यस टेट होता है ना। स्टेट लेवल का जो टेट एग्जाम होता है उसको यस टेट कहते हैं, और जो पूरे भारत के लिए ऑर्गेनाइज होता है कि आप किसी भी राज्य में जा सकते हैं, वो उसको टेट एग्जाम बोलते हैं, ठीक है ना। तो टेट के आप परीक्षा दे सकते हैं बीएड के बाद, ठीक। आपका अगर टेट निकल गया तो फिर आप मास्टर सरकारी बनते हैं। क्लियर है ना। मास्टर बनने के लिए आपको टेट की अच्छी खासी तैयारी करनी पड़ेगी। संस्कृत के सोर्स उपलब्ध हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा खोजना पड़ेगा। प्रॉपर आप इनके नोट्स वगैरह मंगा सकते हैं, प्रॉपर बुक्स आप ले सकते हैं, प्रॉपर आप ऑनलाइन ऑफलाइन इनका कोचिंग ले सकते हैं और बढ़िया ढंग से आप तैयारी कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आप सारी प्रक्रिया से जब गुजरते हैं तो आप शिक्षक बनते हैं। अब बात करते हैं कि प्रोफेसर कैसे बने। प्रोफेसर बनने के लिए बस इन चीज़ों को हटा दीजिए, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। तो इन चीज़ों को हम हटा देते हैं, है ना। शिक्षक की प्रक्रिया आप समझ गए हैं, अब आपको हम प्रोफेसर की प्रक्रिया समझा देते हैं। आपने 12वीं किया, आपने बीए किया, आपने एमए किया। हालांकि अगर आपने 12वीं में संस्कृत नहीं भी लिया है तो भी आप बीए कर सकते हैं। आपका बीए संस्कृत नहीं है तो भी आप एमए संस्कृत कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं होती है। कुछ लोग ऐसे हैं, गुरुजी हमने अब बीए कर लिया ज्योग्राफी से या पॉलिटी से कर लिया है, या हमने बीएससी का प्रोग्राम किया है, अब हम क्या करें। आप एमए को चेंज कर सकते हैं, एमए में आप संस्कृत ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब एमए के बाद आपको एक परीक्षा देनी होगी। क्या देनी होगी? एक परीक्षा देनी होगी। और वो परीक्षा कौन सी होती है? वो परीक्षा होती है नेट की। किसकी? नेट, ठीक है ना। वो नेट का एक एग्जाम होता है। नेट एग्जाम अगर आप देते हैं, मतलब आप जब एमए आपका हो गया, ठीक, एमए के बाद आपको प्रोफेसर बनना है तो आपको नेट एग्जाम देना पड़ेगा, जो कि वर्ष में 2 बार आता है, ठीक। एक समथिंग हमारे हिसाब से जुलाई में आता है, एग्जैक्ट नहीं पता, और एक जो है दिसंबर में आता है, ये तो एग्जैक्ट है। एक लगभग जुलाई महीने में आता है और एक दिसंबर महीने में आता है, या तो शुरुआत दिसंबर में आएगा या अंतिम दिसंबर में आ जाएगा, ठीक। इन नेट एग्जाम वर्ष में 2 बार होता है। इसमें 2 चरण में परीक्षा होती है। एक परीक्षा सबकी कॉमन होती है और एक परीक्षा सब्जेक्ट बाई। मान लीजिए आप संस्कृत से दे रहे हैं तो संस्कृत का होगा, भूगोल से दे रहे हैं तो भूगोल का होगा, गणित से दे रहे हैं तो गणित का होगा। इन नेट का एग्जाम लिया जाता है प्रोफेसर बनाने के लिए। अगर आपका बढ़िया नंबर आ गया तो आपको मिल जाता है जेआरएफ। क्या मिलता है? जेआरएफ आपको मिल जाता है। जेआरएफ का मतलब है सरकार आपको खुद पढ़ाएगी, सरकार गोद ले लेती है कि भैया इसने बढ़िया पढ़ा है, पढ़ाई में तेज है, तो एक काम करो इसको अपने से पढ़ा दो। जो शासकीय कोष का पैसा है उससे हम इसको पढ़ा देते हैं, तो आपको पढ़ाई मुफ्त में हो जाती है आपकी पढ़ाई। इसके साथ साथ सरकार कुछ अनुदान भी देती है कि पढ़ रहे हो तो कुछ पैसा भी लेते जाओ। लेकिन कब? जब आपका जेआरएफ निकलता है। जेआरएफ नहीं निकला तो भी आप योग्य हैं आगे पढ़ाई करने के लिए। फिर प्रक्रिया क्या होगी वो समझाते हैं। आपने नेट का एग्जाम दिया, आपका नेट निकल गया, अब आप पीएचडी करने के लिए एलिजिबल हो चुके हैं। इसके साथ साथ किसी प्राइवेट कॉलेज या सरकारी कॉलेज में आप अतिथि प्रोफेसर भी बन सकते हो, वहां भी भर्तियां होती हैं। आपको बस थोड़ा सा पहचान की आवश्यकता पड़ेगी, आप वहां पर पढ़ा सकते हैं, लेकिन ये आप परमानेंटली नहीं होंगे।
इसके साथ साथ आप नेट जब आप निकालते हैं तो आप योग्य हो चुके हैं पीएचडी करने के लिए। आप पीएचडी करते हैं, इसमें 3 साल या 5 साल का समय लगता है। जब आपकी रिसर्च पूरी हो जाती है तब आप योग्य हो चुके हैं प्रोफेसर बनने के लिए, ठीक है ना। तो इन तमाम प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद आप एक बेहतरीन प्रोफेसर बनते हैं। और वर्तमान में संस्कृत के प्रोफेसर की बड़ी डिमांड है। अंग्रेजी, संस्कृत, गणित और फिजिक्स, ये जो 4 विषय हैं, इनके मास्टर और इनके प्रोफेसर की बड़ी डिमांड है। इसलिए आपको समय का लाभ लेना चाहिए। आप कथाएं सीख रहे हैं, बढ़िया बात है, लेकिन आप भी जानते हैं कड़वी सच्चाई यह है कि कथा प्रवक्ताओं की बाढ़ आ चुकी। हर कोई चाह रहा है कि मैं कथा सीखूं, मैं कथा प्रवक्ता बनूं। इसलिए बुद्धिमत्ता यही है कि समय रहते एक और बैकअप आपको बनाना चाहिए। आप भागवत कथा का अध्ययन करें। भागवत कथा रटने का या बार बार वो करने का नहीं विषय है। भागवत कथा कृपा का विषय है। आप ऐसे तमाम वक्ताओं को जानते होंगे जिनका विषय पूरा अलग था, अचानक से भगवत कृपा हुई और वो कथा कहने लगे। बहुत सारे वक्ता ऐसे हैं आज जो हम जिनकी कथा सुन रहे हैं। आप पूज्य राजन जी महाराज को ही देख लीजिए, कहां से कहां उनका सफर आ गया। तो ये ऐसे बहुत सारे वक्ता हैं जिनका मैं नाम आपको गिना सकता हूं। जब भगवान की कृपा होगी, जब भगवान आप पर चाहेंगे तो आपसे स्वतः कथा कहवाना शुरू कर देंगे। आप कथा सीखिए। देखिए, दिन में आपके पास पूरा समय रहता है। अगर आप 1 घंटे की कक्षा लेते हैं कहीं ऑनलाइन, 2 घंटे आप अपने से पढ़ लेते हैं, ये प्रक्रिया आप 1 साल तक भी रखते हैं, तो आप ये मान के चलिए आपकी भागवत कथा की तैयारी बढ़िया हो जाएगी। लेकिन पढ़ाई को नहीं छोड़ना है। ये फिर समाज में गलत भ्रांतियां आएंगी कि बिना पढ़े भी जब सब कुछ हो रहा है तो क्या जरूरत है पढ़ने की। लेकिन पढ़ा लिखा जो व्यक्ति होता है ना, उसका अलग ही चमत्कार होता है। वो जब वक्तव्य अपना प्रसारित करता है तो अलग ही भाव होता है। वो रटंतु चीजें या एक जकड़ी हुई रीत रिवाज में बंद करके नहीं रहता, वो आपको सही चीजें बताएंगे। आप जब पढ़े लिखे वक्ताओं का कथा में जाते होंगे, उनकी कथा सुनते होंगे तो अलग ही भाव आपको आता होगा। इसलिए प्रॉपर अध्ययन करिए ताकि सोचने और समझने की स्थिति आपकी आ जाए। भले ही आपको प्रोफेसर नहीं बनना, भागवत कथा ही कहनी है, तो भी मैं आपको कहूंगा कि आप पढ़ाई न छोड़ें, पढ़ाई करते रहें। अध्ययन करने से, पढ़ाई करने से समझ विकसित होती है। हम जो कथा कह रहे हैं उसके मूल भाव को समझ सकते हैं। जैसे प्रहलाद चरित्र है, उसका मूल भाव क्या है। कोई रटंतु वक्ता होगा, वो कह के निकल जाएगा कि पिताजी, माताजी, सौतेली माता, ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, नारद जी ने दिया। वो रटंतु चीजें कह के निकल जाएगा। लेकिन जो योग्य वक्ता होंगे, पढ़े लिखे वक्ता होंगे, वो उसके भाव को समझेंगे, उसके मर्म को बताएंगे आपको। और उसका मर्म जब आप युवाओं को कहेंगे तो युवा प्रेरित होगा और वही युवा आगे चल के राष्ट्र का निर्माण करता है।